जय हिंद। लॉयल विथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 की 27 जून की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके संबंध में स्टेटमेंट पूछा गया था, तो सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। 1930 में इसकी शुरुआत होती है इस आंदोलन की, जिसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया जाता है। इसमें जो नमक है, नमक कानून का विरोध किया जाता है, क्योंकि उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा काफ़ी भारी मात्रा में टैक्स आरोपित किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें क्या नया हुआ था। तो पहली बार कोई ऐसा आंदोलन था जिसमें आम जनमानस की महिलाओं ने भाग लिया था। तो इसमें महिलाओं और शिक्षित वर्ग का भागीदारी ज़्यादा थी। खास बात ये थी कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जो कि सीमांतवादी गांधी के नाम से जाना जाता है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही चर्चा में आए हुए थे। इसमें नागालैंड की 11 वर्षीय रानी भी चर्चा में आई हुई थी। बात करते हैं जो ये दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई थी। तो गांधी जी और उनके अनुयायियों द्वारा यह साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई थी। प्रारंभ 12 मार्च 1930 को किया गया था तथा जो समाप्ति थी वह 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। अनुयायियों की बात की जाए तो 78 अनुयायी थे तथा 328 किलोमीटर की पूरी यात्रा तय की गई थी। बात की जाए कि इसमें क्या मांगे की गई थी, तो 11 सूत्री मांगे की गई थी ब्रिटिश सरकार के से हमारे नेताओं के द्वारा, मतलब गांधी जी के द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अनुच्छेद 250 के बारे में पूछा गया था, जिसमें विधानसभा में एससी एसटी की सीटों के आरक्षण का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 247 में अतिरिक्त न्यायालय का गठन संसद द्वारा किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 248 में जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां होंगी, अवशिष्ट विधायी शक्तियों का मतलब होता है जिनका जिक्र ना केंद्र सूची, ना राज्य सूची, ना संवर्ती सूची, कहीं पर भी जिनका जिक्र नहीं है। ऐसा अगर कोई विषय आता है तो उस पर विधि बनाने का जो कार्य रहेगा वो केंद्र या संसद के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 251 के विषय में पूछा गया था, तो जब किसी कानून में केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या संभव समाधान किए जा सकते हैं, इस चीज का वर्णन आर्टिकल 251 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 326 में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि कितने वर्ष के लोग वोट कर सकते हैं, तो 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति वोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां था कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कच्चा माल, मतलब जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है, वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन विभाग। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त उत्पाद का रूपांतरण किया जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे गन्ना है, तो गन्ना हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा, क्योंकि प्रकृति से या खेतों से डायरेक्ट उगाया जा रहा है। अब उसको हम किसी मिल पर भेजेंगे, वहां उसके गुड़ का निर्माण हो रहा है, तो जो गुड़ का निर्माण होगा वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और तृतीय क्षेत्र मतलब जब गुड़ वहां बन गया, उसकी पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम दुकानों तक पहुंचाएंगे, तो यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो तृतीय क्षेत्र क्या हो गया, सेवा क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सभी तक पहुंच को सुनिश्चित कराता है यह। ट्रांसपोर्ट, बैंक, संचार, व्यापार, शिक्षा, हॉस्पिटल। आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है, तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 1952 में शुरू हुआ। इसके तहत जो राशन प्रदान किया जाता है वो पीडीएस के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, इन्होंने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया था, तो मटर का इस्तेमाल किया था। पौधे का ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, तो वृद्धि नियामक हार्मोन्स होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम व अधिकतम दूरी, देखिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत हो सकती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न था
लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, चूंकि प्रतिरोध बराबर होता है रो एल अपॉन ए। एल मतलब होता है लंबाई तार की और ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर चलिए, जैसे ये एक तार है, ठीक है, तार को आप पाइप समझिए, तो देखिए, और प्रतिरोध को रुकावट समझिएगा, ठीक है, प्रतिरोध मतलब रुकावट, और इसको एक पानी की पाइप से हम याद करेंगे। देखो, पाइप जितनी लंबी होगी तो पानी के फ्लो में रुकावट उतनी ज़्यादा आएंगी ना। इतनी लंबी पाइप है, पानी के फ्लो में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में रुकावटें ज़्यादा आएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, ठीक। इसलिए दोगुना लंबाई करने पर प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। अब सेकेंड, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम रिलेट करेंगे मोटाई से। तो देखो, पानी की पाइप जितनी मोटी होगी, ठीक है, जितनी मोटी होगी, प्रतिरोध मतलब रुकावट पानी का उतना कम ही होगा, क्योंकि अगर मोटी पाइप है तो पानी आसानी से लुढ़क लुढ़क के चला जाएगा, बह के चला जाएगा। इसलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। अच्छे से समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, या हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण ही कहलाता है। अपचयन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आनुवांशिक रूप से संबंधित सिंड्रोम दिए हुए थे और उनमें से एक सिंड्रोम नहीं था आनुवांशिक रूप का, तो उसको पिक करना था। तो देखिए, ये 4 आनुवांशिक रूप से संबंधित सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो स्त्रियों में होता है। इसमें स्त्रियों को जो गुणसूत्र है वह 45 हो जाते हैं, मतलब 46 जो होते हैं ना, वो घट के 45 हो जाते हैं। जबकि क्लिने फेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत यह पुरुषों में होने वाला एक आनुवांशिक रोग है। इसमें पुरुषों के गुणसूत्र जो है वो 47 हो जाएंगे। डाउन सिंड्रोम के अंदर मंद बुद्धि व्यक्ति की हो जाती है। और पटाऊ जो सिंड्रोम है इसमें मुख्य जो लक्षण रहेगा वो होंठों का फटना दिखाई देता है। एक क्वेश्चन आया था पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित प्रश्न था। तो आपको पता है एक स्तर से दूसरे स्तर जाने पे सिर्फ 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। एक प्रश्न था वीआई ग्राफ का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में, धारा के बीच में ग्राफ है। तो बात करें सेकेंड शिफ्ट की, तो 1919 के अधिनियम को भारतीय राजनेताओं द्वारा अस्वीकार क्यों किया गया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो देखते हैं पूरी जानकारी। देखिए, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। यहाँ पे सचिव जो थे वो मॉन्टेग्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम की मुख्य बातें यह थी कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की बात की गई थी। तो प्रांतीय स्तर पर विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत वित्त व कानून विभाग आया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करता था। जबकि हस्तांतरित विषय में शिक्षा व स्वास्थ्य को रखा गया था, जो कि भारतीय मंत्रियों के हिस्से में आया था। और शिक्षा व स्वास्थ्य में उस समय कम बजट दिया जाता था। पहला तो ये यहाँ पर विभेद कर दिया उन्होंने, है ना। नेक्स्ट क्या है? सत्ता का भारतीयों को हस्तांतरित न करके ब्रिटिश नियंत्रण पर रखा जाएगा। ये मेन रीजन था भारतीय राजनेताओं द्वारा इसका विरोध करने का। आगे बात करते हैं, किस गुरुद्वारे में महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया, वह कब चलाया गया? तो देखो, 1920 से 1925 के दौरान पंजाब में एक अकाली आंदोलन चलाया गया था, जिसमें गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जिसे कहा गया। इसमें जो गुरुद्वारों में वंशावली चली आ रही थी महंतों की, उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। बात करते हैं लीड बैंक का क्या कार्य होता है। तो देखिए, लीड बैंक की शुरुआत जो हुई 1969 में हुई और यह गौडगिल समिति की सिफारिश में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य कार्य अपने जिले में बैंकिंग व ऋण गतिविधियों का समन्वय कराना होता है, ये समन्वय करना होता है। नेक्स्ट के नगर निगम व ग्राम पंचायत के अनुच्छेद जिनमें सीटों के आरक्षण का जिक्र किया गया है, वह किस आर्टिकल में है? तो देखिए, नगर निगम में बात की जाए तो 243 के टी में, जबकि ग्राम पंचायत में 243 के डी में। देखो, आरक्षण को इंग्लिश में रिजर्वेशन कहते हैं। जो हम ट्रेन में रिजर्वेशन करके जाएंगे तो
अगर सिटिंग में करेंगे तो D1 D2 D3 मिलता है, इसलिए आरक्षण डी से रिलेट करेंगे तो 243 डी हो जाएगा। सेकेंड, जब भी आप आरक्षण करोगे तो टीसी आएगा आपके पास, तो टी से टीसी आएगा, इसलिए 243 के टी में नगर निगम हो जाएगा। बात करते हैं असहयोग आंदोलन के उद्देश्य की, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, जबकि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। 1920 में यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें विरोध में क्या क्या किया गया था भारतीय राजनेताओं द्वारा? तो देखिए, सरकारी कार्यालयों का विरोध किया गया था, अदालत, सरकारी स्कूल और विदेशी वस्तुओं का विरोध किया गया था। जबकि क्या क्या चीज अपनाई गई थी? तो पंचायतों को बढ़ावा दिया गया था, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला था, खादी को बढ़ावा मिला था, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज की स्थापना इस समय की गई थी। बात की जाए कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वाधिक आबादी किस वर्ग की थी? तो कृषक वर्ग की थी। लघु उद्योग की सीमा पूछी गई थी, तो 100 करोड़ तक की सीमा है इसकी, इसको अपन लघु उद्योग में रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड शिफ्ट में भी आया था, पहले शिफ्ट में अच्छे से पढ़ा दिया है, तो यहीं से पढ़ लीजिएगा। पुरुष नसबंदी में कौन सी नली बंद कर दी जाती है? तो शुक्र वाहिनी पुरुषों की बंद कर दी जाती है। फिर पूछा गया था कि बीज रहित अंगूर को बड़ा करने हेतु कौन से अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो जिबरेलिन अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा क्षारीय तत्व का पीएच वैल्यू कितनी होगी? 14 होगी। देखिए, ये स्केल मैंने बना दिया है, पीएच स्केल। इसमें पीएच स्केल में जो 7 की रीडिंग है वो उदासीन रीडिंग हो जाएगी। 7 के ऊपर जो भी जाएगा वो क्षार कहला जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय तत्व का पीएच 16 होगा। और 7 के बाईं ओर जो 0 तक जाएगा घटते क्रम में, वो अम्लीयता को दर्शाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो, जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वो 0, जिसका पीएच होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक। तितली व चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? तो समृद्धि अंग कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल उड़ने के लिए किया जाता है। बात करते हैं मोतियाबिंद में निकट दृष्टि दोष का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब निकट दृष्टि दोष कैसा हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। बात करते हैं सोलर कुकर में उपयुक्त दर्पण, अवतल दर्पण। लिंग निर्धारण हेतु जिम्मेदार गुणसूत्र क्या होता है? तो देखिए, मेल जो पर्सन होता है उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि फीमेल पर्सन में एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, अगर लड़का उत्पन्न हो रहा है लिंग के तौर पर, तो गुणसूत्र एक्स और वाई का होना आवश्यक है। महिला तो हर कंडीशन में एक्स ही दे पाएगी। तो अगर मेल पर्सन का वाई जब फीमेल के एक्स से मिलेगा तब लड़का होगा, और मेल पर्सन का एक्स जब फीमेल के एक्स से मिलेगा तो लड़की होगी। इसलिए मतलब लिंग निर्धारण जो है वो महिलाओं के गुणसूत्र पर डिपेंडेंट नहीं है, पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंडेंट है। फिर भी हमारे जो मिथ है इतने सालों से कि अगर महिला पैदा होती है तो माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है कई सालों से। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस फैलाना कि लिंग निर्धारण जो है वह पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं। प्रकाश के रंग को समझने हेतु कौन सी कोशिका जिम्मेदार है? देखिए, रेटिना में मौजूद जो शंकु कोशिका है वह जिम्मेदार है। बात आगे प्रश्न पूछा गया था कि नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन थे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और सूर्य की ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो देखिए, नवीनीकरण मतलब जो कभी खत्म ना हो, तो आपको पता है सौर ऊर्जा खत्म नहीं होने वाली है। बाकी ये तीनों जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आएगा, मतलब इनका लिमिटेड स्टॉक है अपने पास, है ना, प्रकृति के पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ परिपथ में जोड़ा गया है, वो भी श्रेणी क्रम में। तब प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो देखिए, जब भी श्रेणी क्रम की बात की जाएगी तो डायरेक्ट आपको पता है कि जो रिजल्टेंट प्रतिरोध है वो सारे प्रतिरोधों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा। तो रिजल्टेंट प्रतिरोध जो आया है आपका 10 ओम आया है। तो ओम का नियम क्या बोलता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो मतलब I बराबर V बटे आर हो जाएगा। तो V मतलब वोल्ट, तो कितने वोल्ट की बैटरी है? 10V, तो 10 लिख दिया। आर रिजल्टेंट आपने 10 निकाला है तो बटे 10 लिख दिया। बराबर करोगे तो 1 एम्पियर धारा आ जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप पढ़ के जाइएगा तो आप पेपर अच्छा करके आ पाएंगे। देख लीजिए, है ना। ये चलिए
आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। कुछ ट्रिक्स का वीडियो भी लाऊंगा अभी, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद।